हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत एग्जाम्पल सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाली चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना, चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। फूड ट्रैवल्स। स्पैघेटी एंड पोटैटो हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई एग्जाम्पल पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के कई भागों में मिलने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे होंगे। आइए स्पैघेटी और नूडल्स का ही एग्जाम्पल देख लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं, इसीलिए हो सकता है कि हम कभी ये ना जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्र रास्ता ढूंढ लिया और वो पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से ये आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। द 19th सेंचुरी 1815 to 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रों में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों का उल्लेख किया है।
इसमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रभाव होता था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट जाते थे, जैसे कि वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर हमेशा ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी अगर हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ पढ़ें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर पढ़ना होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का कोशिश करते रहे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा, देश में भोजन की मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है, जैसे कि औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज्म। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। ये केवल फैलते व्यापार का संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ये इस बात का अच्छा एग्जाम्पल है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमानों पर क्या असर पड़े। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और इस दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी और कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन ही नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं
में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में ये शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वो स्वदेश लौट सकते थे। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। यही से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्राफ और नटुकोटई चिटियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वो या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या फिर यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय औपनिवेशिकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों में और अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थीं। ये एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। द इंटरवार इकोनॉमी, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस चैप्टर में हम जिन चीज़ों पर बात कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा कि इस युद्ध में विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिसे उबरने के लिए दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे करहाने लगी। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसा कि आप जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे ग्रुप में केंद्रीय शक्तियां यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि ये युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर ये युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तानुबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। पोस्ट वार रिकवरी, युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसी ही झेलने पड़े। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों से दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सालों के स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। चीन 1949 में की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, लेकिन चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में यानी कि चाइना में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? ये चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का ही नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है।